हर्ष बाबू जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हर्ष जी लगातार मंथन चिंतन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। हर्ष, आज कुछ नई नई डेटा आप लेकर के आए हैं, जरा बताइए उसके बारे में, क्या कुछ खास है आपके पास? जी, तो एक्चुअली सेबी जो है वो तेज़ी से यहाँ पर बदलाव करते हुए दिख रहा है, और हमने देखा भी कि शुक्रवार को भी कई बड़े ऐलान आईपीओ से जुड़े हुए और कई तरह के म्यूचुअल फंड्स से एग्जिट लोड और तमाम तरह की चीज़ें निकल के आए। और ख़ासतौर पे जो नज़र अब बनी हुई है वो बनी है F&O की एक्सपायरी को लेकर, और इस तरह की तमाम तरह की खबरें हैं कि जो एक्सपायरी है अब या तो फोर्टनाइटली 15 दिन में या फिर 1 महीने में एक बार हो सकती है। तो ऐसे में कौन से स्टॉक है जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, कुछ आंकड़े, ताकि व्यूअर्स को भी क्लैरिटी मिल सके यहाँ पे। अब ये देखिए, आप ये 2022, 23, 24, 25 के आंकड़े हैं। इसमें आप देखिएगा कि पार्टिसिपेशन जो निवेशकों का है, किस हिसाब से उनको मुनाफा कमाया या फिर उन्होंने लॉस कमाया। आप देखिए कि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यानी कि अगर आप पूरे 2022 की बात करें तो टोटल जो लॉस हुआ है वो 40,824 करोड़ का हुआ है निवेशकों का, F&O में जो लगातार यहाँ पे करते हैं। जी, F&O वाले, खासतौर पर F&O का ही है पूरा डाटा है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रेडर्स कितने थे 2022 में, करीब 42,70,000 के आसपास। यानी कि परसेंटेज निकाला जाए लॉस मेकर्स का टोटल, तो वो 90.2% हो जाता है, इतना लॉस। यानी कि करीब 10% लोगों ने मुनाफा कमाया है। अगर 2023 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो लॉस है ये बढ़ जाता है और ये 65,700 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। नंबर ऑफ ट्रेडर्स भी यहाँ पे बढ़ गए अगले साल लॉस के बावजूद भी, 58 लाख से ज्यादा का निकल गया आंकड़ा। और यहाँ पर जो लॉस मेकर्स बन गए वो 91.7% बन गए। उसके बाद 2024 में आते हैं हम लोग, फिर देखिए आप, लॉस और बढ़ गया, यहाँ पे 74,812 करोड़ के आसपास आया, और ट्रेडर्स जो है उसमें अभी बाद नहीं आया। और उसके बाद ये जो है 86 लाख तक पहुंचता हुआ दिखा। और उसके बाद जो है आप देखिए टोटल जो लॉस है वो 91.1% के आसपास आया। FY25 की बात कर लेते हैं, अभी तक करीब करीब यहाँ पे आप देखिए कि 1 लाख जो है यहाँ पर करोड़ के आसपास यहाँ पे पहुंच चुका है। नंबर ऑफ ट्रेडर्स की बात करें तो 96 लाख पे पहुंच चुके, 91% का लॉस है। अब हम इसको एक और आसान भाषा में अगर निकाल के दिखाएं, एक अगला ग्राफिक्स हम लोग प्ले करें, या आप ये देखिए एवरेज पर पर्सन प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से आप देखें तो हर बंदे के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर, तो एवरेज के हिसाब से निकाल के तो 2022 में करीब 95,000 के आसपास का लॉस झेला है। 2023 में 1 लाख से 1,12,000 के आसपास का, 2024 में करीब 86,000 के आसपास का लॉस आया, और 25 में यहाँ पे 1,10,000 के आसपास का। अब क्योंकि देखिए अब तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, स्टॉक लेकर आते हैं हम लोग, और तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ रही है यहाँ पे, ब्रोकरेज कर रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि BSE सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होगा यहाँ पे। और इसका अर्निंग पर शेयर जो है वित्त वर्ष 2027 के हिसाब से अगर उन्होंने कट किया है, बहुत सारे ब्रोकरेज ने 15 से लेकर 25% तक कट किया हुआ है। इसके अलावा नुवामा का 15% हुआ है यहाँ पे, और जो एंजल वन है उस पर भी साफ तौर पर इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। अगर आप खुद देखिए पूरे साल भर में 52 एक्सपायरी होती है, अगर आप महीने में 1 एक्सपायरी होगी तो यानी कि 12 एक्सपायरी होंगी। और अगर एक ही दिन NSE और BSE की एक्सपायरी होगी तो ज्यादातर जो निवेशक हैं वो NSE पर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि BSE पर। अब आप देखिए स्टॉक का हाल, BSE का 1 महीने में 11% जो स्टॉक है वो टूट चुका है। अगर आप देखें डाउन फ्रॉम द हाई, अब यहाँ से 52 वीक हाई से देखें आप, तो 26% यहाँ पर गिरावट आ चुकी है BSE के स्टॉक में। एंजल वन की बात करें तो देखिए कितनी 15-15.5% की टूट चुका है 1 महीने के अंदर, और 36% अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। नुवामा वेल्थ की बात करें 7.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी है, और अपने 52 वीक हाई से 25% ये नीचे आ चुका है यहाँ पे। IIFL कैपिटल की बात करें यहाँ पर 11% की गिरावट 1 महीने के अंदर आई है, और जो स्टॉक है वो 24% टूटा है। हालांकि 361 जो है वो 1% के आसपास की पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लेकिन 19% ये भी नीचे है। तो ये जो स्टॉक थे खासतौर पर, इन पर सीधे तौर पर इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। चलिए, तो ये जो स्टॉक जरा एक बार फिर से ले आइए, एक बार जरा पूछ लेते हैं रवि सर से, स्क्रीन पर रखिए, एक एक करके जो है थोड़ा सा इस पर डिस्कशन। सर, BSE तो बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल BSE पे लगे हुए हैं, BSE पे सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। और ये स्टडी लगातार SEBI अलर्ट कर रहा है, बार बार बता रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत पैसा लूज़ कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? पहले तो हर्ष ने जो जानकारी दी उसको लेकर के, और उसके बाद इन शेयरों में कहीं कौन से ऐसे शेयर हैं जहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? क्योंकि 1 महीने के अंदर 15% टूटा है एंजल वन में लगातार प्रेशर बना हुआ, क्या अभी एंजल वन को अवॉइड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी इसमें? पहले तो हर्ष, बहुत अच्छी तुमने जो न्यूज़ बनाई है, और जो जिस हिसाब से सेबी की उसको पूरा डिकोड किया है, जिससे कि आम आदमियों को समझ में आया एक्चुअली में होता क्या है। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले जब याद होगा तो आपको मैंने BSE और इन सब में कहा था प्रॉफिट बुक कर लो, जल्दी हम निचले दौर पे चलेंगे। लेकिन होता क्या है ना कि आप जब इस तरीके की रिपोर्ट आ जाए और उसका आप जब कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छे से समरी बना सकते हैं। मतलब आप अपनी बात को रख भी रहे हैं और साथ में प्रूफ दिखा रहे हैं। अब
अब उस समय इतने फंडामेंटल नहीं आते या इस समय इतनी न्यूज नहीं होती, लेकिन वो वैल्यूएशंस नजर आ जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग उनको प्रिडिक्ट करते हैं। अब बीएससी आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए अब 20-30% गिर चुका, तो अब पता है क्या होगा, जो नए नए लोग हैं वो कहेंगे आप खरीद लें, आप खरीद लें, आप खरीद लें। लेकिन भाई अगर कोई बिजनेस गिरा है या किसी में गिरावट आ रही है तो उसके पीछे का रीजन समझो। अगर रीजन समझोगे तो वो 11% जो गिरा है उसके बाद वो अट्रैक्टिव नहीं हो सकता है, कि और वर्ष लग रहा हो कि यहाँ से 20% और साफ हो सकता है। तो इन चीजों को अगर प्रूव करने के हिसाब से देखें तो आपके जो भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक है, इनमें अगर आप एक दो स्टॉक और भी शामिल कर लें, जैसे आपने इस समय सीडीएसएल और एनएसडीएल को भी देखा होगा, तो उनमें भी इसी हिसाब से बड़ी गिरावट के संकेत दिखाई दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स पे यहाँ पर थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। ये सब चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ढलने में टाइम लगेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होगी, लॉस की तरफ नहीं जाते हैं, वापस प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन वो सही वैल्यूएशंस पे खरीदिए, नहीं तो ये माया जाल में फंस जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है वेट फॉर 5 to 10% करेक्शन फ्रॉम द करंट लेवल, यानी कि 5 से 10% का करेक्शन तो मुझे करंट लेवल से भी दिखाई दे रहा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, सब समझ में आ रहा है, ये जनता है, सब जानती है, जस्ट वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। सर लेकिन एक चीज़ बताइए, इनमें ये जो नाम है एंजल वन, बीएससी, इन सब में और भी बाकी जो नाम रहे आपने 361, इसमें आपसे जानना ये चाहेंगे कोई ऐसे शेयर हैं जो कि आपको लगता है अवॉइड करने चाहिए, आईएफएल कैपिटल, नुआमा वेल्थ, या फिर सब में आपको लगता है 5-6% का करेक्शन के बाद फ्रेश बाई कर सकते हैं? और दूसरा, जिनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है ये शेयर, वो क्या 5-10% नीचे आने के बाद एवरेज करें या अभी के लिए एग्जिट कर लें आप? मतलब इन पे जिनकी पोजीशन बनी हुई है, एंजल वन, नुआमा वेल्थ, आईएफएल, बीएससी, 361, वहाँ पे मतलब क्या करें? देखिए पहली बात, अभी जो सिनेरियो जो बन रहा है और जिस हिसाब से अभी मार्केट में वॉल्यूम ड्राई भी हो रहा है, तो फेस्टिवल सीजन में भी वो ड्रिवन नहीं होता हुआ नजर आएगा, तो फंडामेंटल तो थोड़े बुरे हैं। और जिस हिसाब से अभी लिक्विडिटी थोड़ी कम देखने को मिल रही है, उसकी वजह से भी इनके ब्रोकरेज और इन सब पे काफी कमी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो में तो आपको वेटेज जरूर कम करना चाहिए। आप पूरा नहीं काटना चाहते, वेटेज कम कर लीजिए, क्योंकि लोअर लेवल पे खरीदा है तो प्रॉफिट हो सकता है आप टॉप पे ना बुक कर पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप प्रॉफिट में ना हो तो आप बिल्कुल एग्जिट ही ना हो। और जो लॉस में है उसको तो वैसे भी कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे आगे आने वाले 1-2 महीने इनके भविष्य बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते। तो 2-3 महीने का अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो इन स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए। दूसरा, अगर डिप मिलता है, कितने पे खरीदारी करनी है, तो 5-10% के करेक्शन के बाद विपुल जी और यहाँ पे जो सेना है उसको खूब परेशान करिए, वापस सवाल बोलिए। अभी जैसे आज आपके ही प्रोग्राम में लोग बोल रहे थे कि सर अब ये इतना ऊपर आ गया, एरडा की बात हो रही थी कि यहाँ पर आगे आप क्या करना चाहिए। तो जितने जागरूक बनेंगे उतने बढ़िया एंट्री करेंगे और उतने बढ़िया अपने पोर्टफोलियो को चमकाएंगे। वाह, तो भैया जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, ये मतलब उसका है ना, किसका डायलॉग है सर ये? जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, जागो ग्राहक जागो का है ना, जो सरकार की तरफ से ऐड आता है, जागो ग्राहक जागो। बहुत शानदार हर्ष, धन्यवाद, बहुत शानदार रिपोर्ट लेकर के आए। वाकई में लेकिन ये चिंता का विषय, लोग काफ़ी लॉस कर रहे हैं, लेकिन लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी बना हुआ है, अभी भी लोग नहीं, हमको। इस रिपोर्ट का एक फायदा ये भी होगा, जो हर्ष ने ये रिपोर्ट दिखाई, एक्चुअली में इसका फायदा ये होगा कि जो आप ना बार बार वो कहते नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल मैं डायलॉग 2 डायलॉग एक साथ बोलता हूँ, हाँ, वो खड़ी तीर वाला लगना, कुछ। उल्टा तीर पकड़ना। तो क्या होता है ना, हर्ष, हमारे सबकी ये मेंटेलिटी होती है, जैसे ही करेक्शन आता है जिसको हम बाय नहीं कर पाते, लगता है अब करेक्ट आ गया चलो बाय कर लेते हैं, फिर पता चला वहां से 10% गिर गया, फिर कहते हैं चलो अच्छा एक काम करते हैं एवरेज कर लेते हैं, फिर वहां से 10% गिर जाता है तो कहे अब जो करेगा वो शेयर करेगा जंगल में खड़ा। वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बेटर है कि आप लॉजिक को समझें, जी। कोई भी हाई या कोई भी लो नहीं हो सकता, बस आपकी एंट्री और एग्जिट का टाइम राइट होना चाहिए। चलिए ठीक है, इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका। छोटा सा जी, आज सवाल की। सर मैं पूछना चाह रहा था, बस एक हाँ, अरे आराम से, पहले बताए होते आप जी। सर रवि सर, बस एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम ये इस आंकड़े को निकाल रहे थे तो एनएसडीएल और जो यहाँ पे सीडीएसएल है उसमें दबाव नहीं देखने को मिला पिछले कुछ समय से यहाँ पर, हालांकि वो भी इससे लिंक्ड है सर। तो अगर इसमें आगे चल के यहाँ पे आपको लग रहा है कि दबाव दिख सकता है या फिर नहीं दिखता, तो फिर क्या यहाँ पे और एक्यूमुलेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए मैंने इसीलिए एनएसडीएल और सीडीएसएल में मैंने ये बोला है कि लोगों को बिल्कुल एवरेज ना करें और थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के निकल जाएं। मतलब जब जो चीज कंसोलिडेशन में जाने वाली है, जिनमें कोई बहुत मूवमेंट नहीं आने वाला है, उससे दूरी बना के रखें। और मुझे कहीं ना कहीं से ये थोड़े से ओवर प्राइस वैल्यूएशन वाइज भी लग रहे हैं। ठीक,
चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और इन तमाम शहरों पर बातचीत करने के लिए।